विपक्ष के गठबंधन की बात करनी है। मुंबई में विपक्ष की मीटिंग चल रही है, लेकिन एक सवाल जो सभी के मन में उठ रहा है, सवाल ये कि विपक्ष का गठबंधन कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे चलेगा, क्या एजेंडा होगा, किस फॉर्मूले से काम होगा। अब तक विपक्ष का गठबंधन साझा नेतृत्व की बात करता रहा है, लेकिन क्या सियासतदान सामूहिक नेतृत्व चुनने के लिए तैयार है? उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या जनता सामूहिक नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार होगी? इन सवालों का विश्लेषण करने के लिए आपको कुछ आंकड़ों के गुणा गणित में लेकर चलती हूं। पिछले 10 साल में देश में हुए विधानसभा और लोकसभा चुनावों के विश्लेषण से तस्वीर कुछ साफ होगी। 2014 के लोकसभा चुनाव से कर्नाटक के बीते विधानसभा चुनाव तक देश में कुल मिलाकर 56 चुनाव हुए हैं, 54 विधानसभा के और 2 लोकसभा के। इनमें से 39 चुनावों में उस पार्टी को जीत मिली जिसने एक चेहरा प्रोजेक्ट कर दिया सीएम या पीएम पद के लिए। वहीं 17 चुनावों में उन पार्टियों को सत्ता मिली जिसने बिना चेहरे तय किए ही चुनाव लड़ लिया। यानी चेहरों को आगे करने पर जीत का जो प्रतिशत रहता है वो 68%, अगर आपने चेहरा आगे कर लिया। और अगर आप बगैर चेहरे के चुनाव लड़ने जाते हैं, उस पर जो जीत मिली है वो लगभग 32% के आसपास है। तो देख लीजिए, 68% वर्सेस 32%। 32% किसको? जिसने चेहरा घोषित नहीं किया। 68% किसको? जिसने चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ा। और इसमें सारी पार्टियां आ गई है। इसके कई उदाहरण हैं और उसको गिनने अगर मैं लग जाऊं या आप गिनने लग जाए तो बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन कुछ बड़े उदाहरण आपको जरूर बता देती हूं। 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव आप देख लीजिए। बीजेपी ने प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का चेहरा प्रोजेक्ट किया, नतीजा बीजेपी के पक्ष में आया। 2018 में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ा। विधानसभा में 3 राज्यों में कांग्रेस की सत्ता आ गई, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। और वहां विधानसभा में 3 राज्यों में कांग्रेस की सत्ता आ गई। उसी कांग्रेस ने 2017 में पंजाब का चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह के चेहरे पर लड़ा और वो जीती भी। जेडीयू नीतीश के चेहरे पर, बीजेडी नवीन पटनायक के चेहरे पर लगातार जीत हासिल करती रही है। अब आप कहेंगे कि मुंबई में विपक्ष की बैठक तो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हो रही है, तो फिर लोकसभा चुनाव के लिए क्या जनता चेहरे को ज्यादा महत्व देती है? यानी प्रधानमंत्री पद का चेहरा तय हो तो जनता उस पार्टी को ज्यादा महत्व देती है? इसका क्या जवाब है? इसका जवाब यह है कि अगर भारत के तमाम लोकसभा चुनावों के आंकड़ों का आकलन करें तो हाँ, चेहरा तय होने पर जनता का रुझान बहुत हद तक क्लीन और क्लियर हो जाता है। आजादी से लेकर अब तक 17 लोकसभा चुनाव हुए हैं। इसमें से 1977, 1989 और 2004 के चुनावों को अगर छोड़ दिया जाए, इन 3 चुनावों को, तो सत्ता सबसे ज्यादा सीटें उस पार्टी के हाथ आई है, सत्ता उसे मिली है जिसने चुनावों से पहले ही पीएम पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया हो। यानी 14 बार प्रधानमंत्री पद के तय चेहरे पर ही जनता ने भरोसा जताया है। और जिन 3 बार सत्ता बिना तय चेहरे वाली पार्टी को जनता ने सौंपी, उसका क्या हश्र हुआ, अब ये भी आप जान लीजिए। और ये सब आंकड़े हैं। 1977 में आपातकाल के विरोध में जन आक्रोश था, आप जानते हैं। जनता ने संयुक्त विपक्ष यानी जनता दल को इंदिरा गांधी के खिलाफ चुना। अब जनता दल में उस वक्त एक से बढ़कर एक बड़े चेहरे थे। उनमें से जो पीएम पद के बड़े दावेदार थे वो बाबू जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, ये सबसे आगे थे। जनता पार्टी ने मोरारजी देसाई को पीएम बना दिया और चौधरी चरण सिंह को उप प्रधानमंत्री पद से संतोष करना पड़ा। लेकिन जिस सरकार को जनता ने बहुत यकीन से चुना था, वो सरकार आपसी असंतोष की भेंट ऐसी चढ़ी कि मोरारजी बापू को करीब 2 साल में ही पीएम पद छोड़ना पड़ा। उसके बाद कांग्रेस के समर्थन से पीएम बने चौधरी चरण सिंह। महज 7 महीने में उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। यानी सिर्फ 3 साल के बाद देश को एक बार फिर से आम चुनावों का सामना करना पड़ा। दूसरी बार राजीव गांधी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला उठाकर जनता दल कुनबा 1989 का आम चुनाव जीता।
बहुमत हालांकि किसी एक दल के पास नहीं था, लेकिन राजीव गांधी के विरोध के नाम पर पूरा विपक्ष लामबंद हो गया। क्या लेफ्ट क्या राइट, सब एक तरफ। इस बार भी पीएम पद के 3 दावेदार जनता पार्टी से आए। पहले तो वीपी सिंह, दूसरे चंद्रशेखर और तीसरे चौधरी देवीलाल। वीपी सिंह और देवीलाल एक तरफ हो गए तो जाहिर सी बात है वीपी सिंह का पक्ष मजबूत हो गया। पीएम पद वीपी सिंह के खाते में आया। चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बन गए और चंद्रशेखर मंत्रिमंडल से बाहर रहकर अपने मौके की तलाश में लग गए। चंद्रशेखर को मौका मिल गया महज 11 महीने के बाद, जब कांग्रेस की शह पर चंद्रशेखर ने बगावत कर दी और खुद पीएम बन गए। हालांकि चंद्रशेखर को भी सत्ता महज 4 महीने ही नसीब हुई, फिर से देश को आम चुनाव में जाना पड़ा। यानी 3 बार जनता ने चेहरे को दरकिनार कर दूसरी पार्टी को सत्ता सौंपी। इसमें से 2 बार लोकसभा का कार्यकाल भी पूरा नहीं हो पाया। लेकिन अपवाद यहाँ भी है और ये अपवाद तैयार भी किया है कांग्रेस ने ही। 2004 के आम चुनाव में कांग्रेस बिना प्रधानमंत्री पद के चेहरे के चुनाव में उतरी थी। हालांकि तब भी कांग्रेस के पास सोनिया गांधी का बड़ा चेहरा था। चुनाव भी सोनिया गांधी के ही नेतृत्व में लड़ा गया था। कांग्रेस ने यूपीए गठबंधन में बहुमत का इंतजाम भी कर लिया और इस बार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में पूरे 5 साल तक सरकार बेरोक टोक चली। हालांकि बीच में 2008 के परमाणु समझौते के बाद आप देखिए लेफ्ट पार्टियां सरकार से अलग हो गई थी, लेकिन तब भी कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से कार्यकाल को पूरा कर लिया। यानी जो सवाल बार बार सत्ता पक्ष विपक्षी गठबंधन से पूछ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, उसके पीछे की वजह बहुत साफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने विपक्ष को एक चेहरा देना ही होगा, तभी विपक्ष को सफलता मिल पाएगी। और कुछ नहीं तो भारत का संसदीय इतिहास यही कहता है, क्योंकि 1977 और 1989 में भले ही प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरे का ऐलान ना किया गया था, लेकिन विपक्ष का चेहरा 1977 में जयप्रकाश थे। 1989 में वीपी सिंह थे और 2004 में तो खुद सोनिया गांधी ही विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कर रही थी। अब विपक्ष को देखना है कि वो इतिहास से क्या सीखता है, क्योंकि इतिहास चीख चीख कर कह रहा है कि चेहरा आपको बताना चाहिए, तभी आपकी सभी रणनीति वोट में तब्दील हो पाती है। हालांकि विपक्षी जो नेता है वो ये कह सकते हैं कि इतिहास में जो हुआ वो इतिहास की बात है, हम तो नए भारत का नया विपक्ष है, हम वो परिणाम हासिल करेंगे जो आज तक कभी किसी ने हासिल नहीं किया। और सियासत है जैसे शुरुआत में ही कहा था, कब क्या और कहां हो जाए कुछ समझना मुश्किल होता है, कुछ समझाना भी मुश्किल होता है।